सीटी मेंस का नोटिफिकेशन कल रात को जारी हुआ। सीटी मेंस का एडवर्टाइजमेंट 4/2024 और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29/6/2024 से, और 8/7/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो आप सभी के डाउट रहेंगे, जैसे आपकी ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज की बात हो, चाहे आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में हो, चाहे आपका कट ऑफ डेट कौन सी रहेगी, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई है। और पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और नोटिफिकेशन 4/2024 का अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कल हुई 29 तारीख से 8/7 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन अप्लाई करेगा? सबसे पहले जिन्होंने भी सीईटी क्वालिफाई किया है, जो सीईटी क्वालिफाई है सिर्फ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी ने जो 38 नंबर यहाँ पे लिए थे और जो जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी ने 47.5 स्कोर जिन्होंने किया था, जिनके स्कोर कार्ड के अंदर क्वालिफाई लिखा हुआ है, वो सारे के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फीस, कोई भी फीस इसकी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस सीईटी दिया होना चाहिए, जिन्होंने सीईटी दिया था और जो क्वालिफाई है वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके बाद ये जो लिंक है, एक तो हरियाणा पुलिस भर्ती का भी नोटिफिकेशन इसी में देखेंगे, उसका भी लिंक आपका स्टार्ट हो चुका है। दोनों भर्तियों का लिंक टेलीग्राम पे है, डायरेक्ट आप वहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है, जो एक तो आपका सी का नोटिफिकेशन आया, एक आपका कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया। अब कांस्टेबल के फॉर्म भी आपके पहले भरवाए जा चुके हैं और ग्रुप सी के भी आपके पहले भरवाए जा चुके हैं। सबसे पहले देखो, इसमें यह बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, एडवर्टाइजमेंट 3/2023 आया था, उन सभी को दोबारा से अप्लाई करना है। मतलब जिन्होंने ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई किया था, ग्रुप सी मेंस वाले, उन सभी को फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना है। चाहे आपने पहले भरा हो चाहे नहीं भरा हो, आपको सभी को जरूरी है दोबारा से भरना। ठीक है, कांस्टेबल के अंदर जो आपका फॉर्म निकला उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आप फ्रेश भरना चाहते हो तो भर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया अप्लाई वो कर सकते हैं। अगर जिन्होंने कर रखा वो ऑलरेडी अप्लाई, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा वो दोबारा से करना चाहते हैं, तो जो लेटेस्ट का आपका रजिस्ट्रेशन होगा वही आपका मान्य होगा। ठीक है, तो ये सी की बात है। सी के अंदर सभी को अप्लाई करना है जिन जिन कैंडिडेट ने सीटी को क्वालिफाई किया है। आगे सी का कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन इसी नोटिस के अंदर अटैच है लास्ट के अंदर। In case the candidate applies on the basis of equivalent qualification for the post where equivalent word is mentioned in the essential qualification। आपने देखा होगा कुछ एक पोस्टें ऐसी होती है जिनमें ये दिया होता है इक्विवेलेंट, मतलब आप ये कह सकते हो जैसे +2 और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब डिप्लोमा वाले भी उसकी इक्विवेलेंट है, जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है वो +2 के इक्विवेलेंट है, या +2 वाले ऐसी एक जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन दी होती है, तो वहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है जहाँ पर इक्विवेलेंट दिया हुआ है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में आपका डिपार्टमेंट देखेगा वेरिफिकेशन के तहत कि आप उसके मतलब जो आपने इक्विवेलेंट के बेस पे जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें इसके अंदर तो आप देख लेना। हायर क्वालिफिकेशन जहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप हायर क्वालिफिकेशन इसके अंदर एलिजिबल है, तो सेम लाइन एट द लेवल ऑफ कमीशन विल प्रोविजनल सब्जेक्ट टू इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये सेम ही बात है कि जैसे मान लो कि किसी ने ये दे रखा है कि हायर क्वालिफिकेशन इसके अंदर ऐड होगी। टेक्निकल की बात कर लेते हैं, जैसे सिविल की बात कर लेते हैं। किसी ने अगर डिप्लोमा किया मैकेनिकल से और बीटेक उसने किए सिविल से, ठीक है, तो हायर क्वालिफिकेशन का मतलब उसका डिप्लोमा हो चाहे ना हो, मतलब उसमें 3 ईयर डिप्लोमा दिया होगा, तो हायर क्वालिफिकेशन मतलब सिविल से कर रखा है तो वो इसके अंदर एलिजिबल। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ द सिलेबस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। जितनी भी कैटेगरी है उनका सिलेबस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका सिलेबस मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हर एक कैटेगरी का आप वहां से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ग्रुप वाइज शेड्यूल ऑफ डेट एंड टाइम सेल बी अपलोडेड नोटिफाइड आफ्टर क्लोजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है 8 तारीख, उसके बाद आपका एग्जाम डेट का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, बाकी इसमें यही बताया गया कि जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से यहाँ पे डिसीजन आया था, जो 2.5 मार्क्स है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब सीधा आपका जो 97.5 में से एग्जाम होगा, सेम वही बात है, 1 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 0.975 का होगा। अगर आप कोई भी ओमार पे कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी, ये सब बातें इसमें। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, मेरिट बेस पर आपका एग्जाम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्किल एंड रिटन एग्जामिनेशन हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सच एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोस्ट।
मतलब सेम वही आपका पोस्ट का 4 गुना यहाँ पे बताया गया कि पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया। जैसे कैंडिडेट इक्वल टू द 5 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट जो है एडवर्टाइज है, तो यहाँ पे इफ द नंबर इज लेस देन 30, अगर 30 से कम है तो यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट को पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें दिया गया है। मतलब जो 4 गुना का क्राइटेरिया पहले था, सेम वही क्राइटेरिया इसमें रखा जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे जो है वो सभी को बुलाया जाएगा। बाकी एक बार आप नोटिस को खुद भी पढ़ लेना, हो सकता है एक आधी बात इधर उधर हो जाए। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेजिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनक्लेचर बाय द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शायद इस बार ये करेंगे ऐसा कुछ, जैसे आपने देखा होगा सेम ग्रुप के अंदर आपकी कुछ एक ऐसी है जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। ठीक है, जैसे मैं अगर 56 ग्रुप में बात कर लेता हूँ, पहली है शायद असिस्टेंट करके कुछ पोस्ट है, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, तो उसकी शायद ये कट ऑफ अलग से लगा दे। यहाँ पर ये बताया गया कि उनका सेम क्वालिफिकेशन, मतलब जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखी है, उनका एक कॉमन पेपर होगा ना, और शायद कोई क्वालिफिकेशन वाला उनका अलग ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ इसमें बताया गया है, जैसे ग्रुप बांटे गए हैं उस अकॉर्डिंग। बाकी इसके बारे में अभी तक ये नहीं पता कि कट ऑफ किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ candidate applying who are eligible less than the number limit specified in the above said commission extend। अच्छा, अगर उतने कैंडिडेट नहीं मिले तो डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उतने क्या उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अगर उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं आफ्टर द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन विल रिमेन अनफिल्ड सेल बी री एडवर्टाइज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी, मतलब उनको री एडवर्टाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद ये वही दे रखा है जो आपका जनरल कैटेगरी का ये वाला है, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आपका क्राइटेरिया है उसमें ये बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट द ग्रुप सी पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए एक कैंडिडेट इंक्लूड एक कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी हु नॉट अवेल एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब अगर कोई नॉर्मल रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट अगर वो जनरल में कंसीडर वो तभी किया जाएगा अगर उसने किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं ले रखा। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसने स्कोर कर रखा है 50, तो वो एलिजिबल है जनरल के लिए। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी मान लो ईडब्ल्यूएस का है, उसने स्कोर कर रखा है 40, तो वो जनरल के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि जनरल की कंडीशन फुलफिल करने के लिए उसका इतना स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर कंसीडरेशन अगेंस्ट द सेम पोस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी, मतलब सेम वही बात है कि उसको इतना यहाँ पे होना चाहिए तभी वो जनरल में काउंट होगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे बता रखी है कि कौन कौन सी लगेगी, कुछ इसमें डेट है, लेकिन जो कि एचपीएससी वाली लगेगी, कौन सी लगेगी, किस बेस पे यहाँ पे आपका सेकंड एग्जाम में बुलाया जाएगा, वो बातें आगे है। बस इसमें सिर्फ आपका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया, जैसे पीडब्ल्यूडी है, पीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है अपना। ठीक है, एससी की बात है। अब एससी का सर्टिफिकेट आपको कौन कौन सा चाहिए? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एससी का आपका कोई भी सर्टिफिकेट वो चलेगा। इसमें यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं है कि आपके पास कौन सा होना चाहिए। डेट जो मेंशन है वो 1997 की है। इसके बाद का मतलब आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, जो लेटेस्ट आप बनवा सकते हो वो वाला आपका चल जाएगा। एससी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको फ्रेश बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दे रखा है, पहली बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसकी जो इनकम का क्राइटेरिया वो 8 लाख का है। ठीक है, और स्टेट का कितना है? स्टेट का 6 लाख का है। ठीक है, और ये परफॉर्मा इस नोटिफिकेशन के लास्ट में भी दे रखा है, आपको 6 लाख वाला सर्टिफिकेट बनवाना है जो हरियाणा गवर्नमेंट का है, वही आपका एलिजिबल है। सेंटर वाला अगर आपने बना लिया वो इसमें अप्लाई करते हो, वो आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, अब बनवाना कौन सा है? तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी का बनवाना है आपको 2024-25 का। मतलब अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपका 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपका बन के आ जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट का चलेगा। ठीक है, पुराने वाला नहीं चलेगा, लेटेस्ट का चलेगा। आगे बीसीए बीसीबी के बारे में यहाँ पे बताया गया, क्रीमी नॉन क्रीमी का दिया गया कि इसमें ठीक है। इनका बीसीए बीसीबी का यहाँ पे दे रखा है जो 22/3/2022 जो है ये वाली डेट है, इससे बाद का आपके पास होना चाहिए, मतलब जो लेटेस्ट है वो होना चाहिए आपका बीसीए बीसीबी। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का तो इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2024-25 का। आगे आ जाओ। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता है, कास्ट मेंशन वेरीफाइड परिवार पहचान पत्र विल बी कंसीडर, तो यहाँ पे आपका परिवार पहचान पत्र ही आपका कंसीडर कर लिया जाएगा जो उसमें कैटेगरी है। और परिवार पहचान पत्र के अंदर सभी की जो कैटेगरी है वो लगभग आई थिंक जनरल ही होगी, है ना। आगे आ जाओ। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का पूरा रूल दे रखा है, तो एक्स सर्विसमैन वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता। तो एक्स सर्विसमैन का जो डिटेल है वो इसके अंदर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे इफ
फॉर एनी पोस्ट देयर इज नो वैकेंसी फॉर द रिजर्व कैटेगरी, अगर किसी पोस्ट के अंदर मान लो कि 2 ही पोस्ट है, वो जनरल की पोस्ट है सिर्फ, बाकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पे बताया गया देन द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैन अप्लाई अंडर द जनरल कैटेगरी, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ये इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। हाउएवर सच कैंडिडेट विल कंसीडर एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एज पर द जनरल कैटेगरी के मेरिट के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है। जैसे अभी आप अप्लाई करोगे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे जो आपका जो कैटेगरी नंबर है कि 2 में अगर आपकी जनरल की पोस्ट है बाकी नहीं है, तो आप जनरल बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बात इसमें बताई गई है। आगे आ जाओ। ये किसके बारे में है? अच्छा ठीक है, ये आपका PWD वालों के लिए है, ठीक है, इनका बारे में। आगे आ जाओ। रिलैक्सेशन ऑफ एज यहाँ पे बता रखी है, जैसे फॉर्म आपने अप्लाई किया था पहले वाला, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 3/2023 का जब आपने अप्लाई किया था उस समय पे आप एलिजिबल थे और आज आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आज आप ओवर एज हो चुके हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। उनको इतनी छूट इसके अंदर दी गई है कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डेट उसी अकॉर्डिंग कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये वाला दिया गया। बाकी एज रिलैक्सेशन आप जानते हो कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है वो नॉर्मली इसके अंदर आपका दे रखा है। इसके बाद आगे आ जाओ। अप्लाई करने के बारे में बता रखा है, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, से पहले आप इसमें अप्लाई करो। और अगर यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट में, अच्छा आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो फॉर्म को टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्लोजिंग डेट से पहले बाद में आपको कोई मौका इसके अंदर नहीं दिया जाएगा। या बाद में अगर आप कोई ऐसे भेजो रिक्वेस्ट की पोस्ट के या मेल या ऐसा कुछ करो कि हमें दोबारा एडिट का ऑप्शन दे दो, तो ऐसी कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट। आपने देखा होगा जब पीछे कौन सी भर्ती थी उसके अंदर डीवी के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, वहां पे ये लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है, तो ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे साफ साफ इसमें दे रखा है कि जब आप फाइनल सबमिशन करते हो तो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, फॉर रिकॉर्ड अलोंग विद द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो वाले डॉक्यूमेंट के साथ आपके पास फाइनल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपसे मांग सकता है। द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड। अच्छा HSSC जब भी बुलाएगी तो यहाँ पे बता रखा है हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, इसलिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन, बाद में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप फाइनल सबमिशन इसके अंदर कर देते हो। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी डाउनलोड विल बी एक्सेप्टेड। अच्छा बाद में कोई ऑफलाइन फॉर्म आपके जमा नहीं होंगे, आपको ऑनलाइन करना होगा। जो भी कंडीशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो सारी की सारी कट ऑफ डेट तक होनी चाहिए, और जो कट ऑफ डेट है वो आपकी कौन सी है, वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म। ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है ना वो आपकी लास्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब जो 8 तारीख है तब से पहले तक आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसा कि इसके अंदर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया डू नॉट फुलफिल, अगर उससे पहले के नहीं है तो आपको इसके अंदर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब 8 तारीख से पहले के आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, किसी ने नई ग्रेजुएशन कर ली है तो वो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, ठीक। आगे द कमीशन डज नॉट कैरी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में, वो जाकर बिल्कुल देख लेना। पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है, अब जैसे ही आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आपसे यहाँ पे फॉर्म भरवाया जाएगा, आपसे डिटेल भराई जाएगी, आपका नाम है, आपके एड्रेस है, एड्रेस भरवाने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो। अभी तो जैसे 1 2 और 56 57 के बारे में दिया गया, जैसे ही आप 1 2 और 56 57 की जितनी भी पोस्टें हैं जिनमें आप एलिजिबल हो वो अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद आपसे वहाँ पे ये बोला जाएगा अब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो। ध्यान रखना जैसे आप पोस्ट अप्लाई करते हो ना उस टाइम पे आपकी पोस्ट ऐसे पड़ी है, ठीक है, ये आपकी ऐसे पड़ी। अब आपको क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको आप 6 नंबर को अगर आप पहले पर लेकर जाना चाहते हो तो 6 को आप यहाँ पर लेकर जाओ, अगर आप 7 को यहाँ पर लेकर जाना चाहते हो 7 को यहाँ लाओ, 4 को यहाँ लाना चाहते हो, मतलब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। ध्यान रखना फाइनल सबमिशन से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस इसी फॉर्म के अंदर है जो आपका अभी ओपन हुआ है उसके अंदर, तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपकी देनी होगी। तो ध्यान से केयरफुली करना है क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीछे जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस का जब आपका टाइम मिला था उस समय पे किसी से गलत हुई, किसी से कोई पोस्ट रह गई, तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा, ये शायद आपका लास्ट चांस होगा, ठीक है। ओनली दो डॉक्यूमेंट विच आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी कंसीडर फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रूटनी, यानी कि जो आपने अपलोड किए वही वाले आपके वैलिड होंगे। इसके बाद के अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो, मान लो अभी आप फाइनल ईयर में हो
और आप लगा देते हो कि मैंने ये वाली डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, और जब आप डीवी के टाइम पे जाते हो आप दिखा देते हो, क्योंकि तब तक आपके पास वो फाइनल डिप्लोमा आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास उस डेट से पहले के होने चाहिए। द कमीशन डज नॉट वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द सेलेक्टेड एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म which shall be done by the identing department at the time of giving appointment। जैसे अभी सिविल के अंदर जो केस हुआ था, आपने देखा होगा उस समय पे कि बिना वेरिफिकेशन के आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए, ठीक है, कट ऑफ लगा दी। अब यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई अपलोड इसके अंदर कर रहा है, ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म आप अप्लाई करोगे वो कल या परसों या उससे नेक्स्ट डे हम एक फॉर्म कंप्लीट देखेंगे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें जो पोस्ट आप अप्लाई करते हो ना, उन सभी में आपको बार बार अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है। जैसे आपने 1 के लिए कर दिया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो 1 के लिए कर दिया, उसमें आपको अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 2 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से, ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने। यहाँ पर ये बताया कि वेरीफाई नहीं करता, ये आपका वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट जब आप यहाँ पे फाइनल जाओगे। अगर यहाँ पे कैंडिडेट के सेम स्कोर आ जाता है तो सेम भैया जो बड़ा है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। अगर बड़ा भी है और एज भी दोनों, मतलब एज भी सेम है और स्कोर भी सेम है, तो यहाँ पे सीटी जो प्री का जो स्कोर था उसके बेस पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आती है बात, ये वाली, मोर देन अगर आप एप्लीकेशन एक से ज़्यादा देते हो पार्टिकुलर पोस्ट के लिए तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका कंप्लीट है, नो क्वालिफिकेशन, हिंदी संस्कृत नहीं है तो कर देंगे। एप्लीकेशन डज नॉट पोजेस द एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है कट ऑफ डेट तक का, तो आपको यहाँ पे कर देंगे। कैंडिडेट अंडर एज या ओवर एज होता है, कट ऑफ डेट या क्लोजिंग डेट, ये देख लो यहाँ पे कट ऑफ डेट या क्लोजिंग डेट का मतलब है कि कट ऑफ डेट आपकी कौन सी मानी जाएगी। ऊपर ये दे रखा था कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके कट ऑफ डेट तक के होने चाहिए, और इसमें ये दे दिया कि कट ऑफ डेट या क्लोजिंग डेट, मतलब आपके जो क्लोजिंग डेट है 8 तारीख 8 जुलाई, उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड रहेंगे। तो आप बिल्कुल अपनी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी तक सबसे बड़ा पॉइंट आगे पड़ा है जो कि आपका रिजर्वेशन पॉलिसी का है, ठीक है। बाकी इसमें देख लेना, कमीशन का फाइनल डिसीजन होगा। कमीशन रिजर्व द राइट, कमीशन के पास राइट है वैकेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। आ जाओ, जो कि आपका किसके बारे में है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन ओपन जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली। अभी मैं आपको बता दूं पहले इसमें क्या दिया वो, उसके बाद ये देखेंगे कि फाइनल यहाँ पे क्या हो सकता है। कैंडिडेट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा ओपन या जनरल, मतलब जनरल जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उसमें आपको कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली, आपको फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये इसमें बताया गया। एंड नोट एट द प्रीलिमिनरी स्टेज प्रोवाइडेड दे हैव नॉट बीन टेकन एनी बेनिफिट और रिलैक्सेशन, मतलब प्री के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन पॉलिसी का, आपको फाइनल जब आपकी रिजल्ट लगेगा उस समय पे आपको मौका मिलेगा। मतलब जैसे एचपीएससी की पॉलिसी आती है, जैसे एचएसएससी की पॉलिसी आती है, ठीक है। एचपीएससी की पॉलिसी है कि जनरल की आपकी अभी जब कट ऑफ लगेगी 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जो जनरल की कट ऑफ है उसमें 4 गुना जनरल के कैंडिडेट लिए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में 4 गुना ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट लिए जाएंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगेगी जैसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात आती है उनके लिए जिनका स्कोर आपका लगभग 65 के आसपास है ना, 65 के आसपास कट ऑफ क्या लगेगी, जनरल की कट ऑफ क्या लगेगी या ईडब्ल्यूएस की क्या लगेगी, ठीक है। हो सकता है अब अभी तक इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, ना मैं ये कहूंगा कि जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ना मैं ये कहूंगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है वो यही दे रखा है जैसे एचएसएससी पहले फॉलो करता था। अब यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, अभी तक ये फाइनल शायद नहीं हुआ कि आपकी कौन सी पॉलिसी यहाँ पे लगेगी। हो सकता है जनरल और ईडब्ल्यूएस को सेम यहाँ पे लेवल पे रख दे जैसे पहले रखा गया था, हो सकता है जनरल की ज़्यादा चली जाए, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली जाए, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर जो पॉलिसी यहाँ पे बताई गई है ये वही है जो हमेशा से आती है, और जैसे एचएसएससी के और एग्जाम के अंदर जो पॉलिसी लागू की गई थी उनमें यही होता आया था कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कम रहती है ईडब्ल्यूएस के मुकाबले। आपको पता होगा जैसे सीटी के अंदर भी आपका लगाया गया था, उसमें भी क्या था, जो जनरल की जो कट ऑफ है ना, जनरल की कट ऑफ वो कम लगती है किसके मुकाबले, ईडब्ल्यूएस या बीसीबी के मुकाबले प्री एग्जाम के अंदर। मेंस में हालांकि ये कम जाती है, तो ऐसा इसके अंदर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो बाकी चॉइस आपकी है, देखो मैं इसके बारे में किसी को कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ मेरे भाई ने यहाँ पे पूछा था कि मैं किस कैटेगरी से फिल करूं, मेरा स्कोर इतना है, मेरा नंबर आ जाएगा दोनों में, या जो भी बात है। देखो मैं अभी कह दूं कि आप जनरल से भर दो, हो सकता है जनरल की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, मैं कह दूं ईडब्ल्यूएस से भर दो, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली जाए। तो यहाँ पे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यही है, जैसे एचएसएससी की नॉर्मल जो कट ऑफ लगती थी उसी अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का फायदा है वो आपको फाइनल स्टेज पे मिलेगा, प्री में नहीं मिलेगा।
अब बाकी आप समझ लेना कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसके अंदर। आगे यहाँ पे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट जो अपलोड यहाँ पे कर रहे हो, डिसाइडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट डॉक्यूमेंट विच आर नॉट अपलोड। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो उस समय पे आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा आगे फाइनल स्टेज के लिए। एनी कैंडिडेट हु क्लेम रिजर्वेशन इन सीटी, अगर कोई क्लेम करता है सीटी के अंदर रिजर्वेशन में एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब आपने कोई कैटेगरी चूज की है इसके अंदर एससी या बीसीबी या पीडब्ल्यूएस जो भी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। अच्छा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अगर उनका डाटा मैच नहीं कर रहा किसके साथ, विद हिज और हर डाटा इन परिवार पहचान पत्र और डॉक्यूमेंट अटैच बाय हिम, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कमीशन उसको क्या कर देगा, जनरल में कंसीडर कर लेगा। आपने उसके अंदर कैटेगरी फिल की, मान लो ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी फिल की और आपने उसमें अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, या तो आपका फैमिली आईडी से वेरीफाई हो जाएगा। अगर फैमिली आईडी से वेरीफाई नहीं होगा तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, मतलब आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है उससे आपकी कैटेगरी वेरीफाई हो जाएगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तब आपको जनरल में कर दिया जाएगा, अगर आपने जनरल की सारी कंडीशन फुलफिल की है। सच ए कैंडिडेट फुलफिल एज क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया फुलफिल बाय द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आपने फुलफिल की है, मान लो कोई SCIWS का कैंडिडेट है, स्कोर उसने कर दिया 45 से, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए और वो अब चला गया जनरल कैटेगरी में, तो वो इस भर्ती से बाहर है क्योंकि उसने जनरल कैटेगरी की कंडीशन फुलफिल नहीं की 47.5 वाली जो भी है, ठीक है। आंसर की ऑफ द पेपर शैल बी पुट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये बात इसके अंदर दे रखी है। इफ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, हाँ, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिन्यू होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, रिन्यू होता है हर साल, तो कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करना होगा, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग बोथ ओल्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट, नया भी लेकर आना पड़ेगा और पुराना भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, अदर टर्म कैंडिडेट एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड विद द रिगार्ड लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, है ना, क्लोजिंग डेट, ये बात इसमें भी दे दी यहाँ पे कि आपकी क्वालिफिकेशन कब तक की वैलिड होगी, जो आपकी लास्ट डेट फिक्स फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एल्सो टर्म इज क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग डेट 8 तारीख से पहले के आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बात इसमें भी यहाँ पे है, ठीक है। एक आपका ईडब्ल्यूएस इसमें लास्ट में दे रखा है, उस ईडब्ल्यूएस के बेस पे आप वही वाला ईडब्ल्यूएस बनाओगे स्टेट वाला। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। ये जो बातें मैंने आपको बताई थी सारी की सारी नोटिस के अंदर, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई। तो अच्छा, फॉर्म किन को भरना है, फॉर्म सभी को भरना है जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और फॉर्म भरना ध्यान से, क्योंकि फॉर्म भरोगे टाइम लगेगा इसके अंदर, और परसों या उससे नेक्स्ट डे एक वीडियो के अंदर हम बात कर ही लेंगे कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। एक एक पॉइंट ध्यान से खुद भरोगे, टाइम लग जाए बेशक, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत करते हो, क्योंकि पिछली बार फॉर्म भरा था उस समय पे कुछ CSC सेंटर वालों ने, जैसे उनके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, PDF उनके पास सेव होती है अलग अलग कैंडिडेट की, जहां पे अपलोड किसी का करना था अपलोड किसी का कर दिया। तो ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए फॉर्म भरो बिल्कुल ध्यान से, चाहे आप CSC पे भरो चाहे खुद भरो, आप ध्यान से देखो डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं और कौन से आप अपलोड कर रहे हो। इसमें बाद में कुछ वैकेंसी दी गई है जिनको आपका विड्रॉ कर लिया गया था, उसके बाद इनको CT के अंदर कर दिया गया था, और ये आपका अप्लाई करने का लास्ट डे है। अच्छा, ये उनके लिए है जिनको फिजिकल वालों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। आगे स्क्राइब वालों के लिए है ये आपका अच्छा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा, जैसे कुछ पोस्टें एक्सपीरियंस के नंबर तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी है जिनके अंदर आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस आपका ये वाला होना चाहिए, इस फॉर्मेट के अंदर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जो किसी के अंदर आपका मेंशन है, एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। आगे EWS के बारे में दे रखा है, वैलिड फॉर द ईयर, कौन से ईयर का होना चाहिए, 6 लाख वाला आपके पास होना चाहिए, 8 लाख वाला नहीं चलेगा, ये बातें इसके अंदर दे रखी है। और कुछ टर्म यहाँ पे है कि आपकी इनकम कौन कौन सी इसके अंदर काउंट की जाएगी, सैलरी, फैमिली की क्या डेफिनेशन है, पढ़ लेना इसको। आगे आ जाता है आपका नोटिफिकेशन, बस यहाँ तक बातें थी जो आप सभी को बतानी थी। और अगर यहाँ पर अगर हम चलें हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसमें कुछ नई बात इसके अंदर नहीं है, बस इसमें सिर्फ लगभग बातें तो वही है सारी की सारी। रिजर्वेशन पॉलिसी का जो पॉइंट उसमें था वो इसमें नहीं दे रखा, पर इसमें जो एग्जाम के बारे में बता रखा है कि जो आपका 94.5 94.5 का आपका एग्जाम होगा, और 3 नंबर आपके जो NCC के वो दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन, बाकी कुछ अलग से इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, सारी बातें सेम ही है जो ऑलरेडी पहले नोटिस के अंदर थी। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हमने देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी और जो एलिजिबल है उन सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।